तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 10th के वैसे बच्चे जो कि पूरा साल भर नहीं पढ़े हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे होते हैं कि जो पूरा साल भर नहीं पढ़ते और सोचते हैं कि थोड़ा दिन पढ़ के जो है वो अच्छा नंबर लाएंगे, तो उनके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दोस्तों, जिनका सिलेबस कंप्लीट है और जो बच्चे जिनका तैयारी भी अच्छा तरीके से चल रहा है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस का, ठीक है, जो आप सभी का सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारा सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि समुद्रन तो इस बार निकला नहीं है, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ सारा जो है समुद्रन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी बेफिक्र रहना, जितना सारा क्वेश्चन करवाऊंगा उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इतना गारंटी मेरा है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को मॉडल सेट 4 करवाने वाला हूँ, ठीक है, समुद्रन का मॉडल सेट 4। इससे पहले मैं मॉडल सेट 3, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 1 जो है वो करवा के रखा हूँ। यदि आप सभी को वो वीडियोस देखना है तो आप लोग जो है वो चैनल पे विजिट करो और जा करके जो है वो वीडियो सब देख लो। और जितना सारा बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी मेरा है। यदि यदि दोस्तों आप सभी ये जो सोशल साइंस का मैं सेट 1, 2, 3, 4, 5 ये जो 5 जो वीडियो अपलोड करूँगा ये देख लेते हो, ठीक है, और जितना सारा वीडियो अपलोड होगा सोशल साइंस का वो सब देख लेते हो, तो 110% श्योर है कि आपका 80% मार्क्स जो है वो 80 नंबर जो है वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल जो है अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक और आप सभी का इवन रिजल्ट आने तक आप सभी के साथ रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि जब भी वीडियो जो है वो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का 30 जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाने वाला है और बाकी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग 30 एमसीक्यू देखेंगे सोशल साइंस का, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूक मेटरनिक ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया। ड्यूक मेटरनिक ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया था, तो उसका आंसर हो जाएगा मेथ्सिनी, ठीक है, मेथ्सिनी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई। जर्मनी को एकजुट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो दोस्तों जर्मनी को एकजुट करने में सबसे अहम भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क की थी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। आगे चलते हैं और अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया था, तो दोस्तों उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। उन्होंने किसका गठन किया था, तो स्वराज पार्टी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्वराज पार्टी। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया गया। कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया गया था, तो दोस्तों असेंबली लाइन को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असेंबली लाइन, ठीक है, असेंबली लाइन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में से किसका महिमा मंडन है, ठीक है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है, तो औद्योगिकरण का, ठीक है, औद्योगिकरण का महिमा मंडन है डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, औद्योगिकरण। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था, तो पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है, पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था, तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि काली मिट्टी जो होती है वो कौन से राज्य में पाई जाती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर या फिर जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात या फिर राजस्थान या फिर झारखंड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि काली मिट्टी जो पाई जाती है वो दोस्तों गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, वो कह रहा है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पवन अपर्दन कहते हैं, ठीक है, पवन अपर्दन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पवन अपर्दन। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20%, ठीक है, 20% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 20%। आगे चलते हैं दोस्तों, चैनल पर जो जो जुड़ रहे हो, ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, ठीक है। चैनल को जो है वो जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेधा पाटेकर, ठीक है, मेधा पाटेकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ, ठीक है। निम्नांकित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत क्रांति, ठीक है। किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ था, तो श्वेत क्रांति। आगे चलते हैं और इसी के साथ हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सत्ता में भागीदारी का एक सही लाभ क्या है। सत्ता में भागीदारी का एक सही लाभ क्या है, ठीक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, या फिर अस्थिरता और आपसी में फूट में वृद्धि, विविधताओं में वृद्धि, या फिर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके रखिए, आप ही का बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। तो दोस्तों न्यायपालिका, ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है, तो न्यायपालिका का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा था, तो 1966 ईस्वी में, ठीक है, 1966 ईस्वी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में अश्वेत अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा था, तो 1966 ईस्वी में। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया। बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था, ठीक है। तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, तो चुनाव आयोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चुनाव आयोग, ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, तो चुनाव आयोग। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है। एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति को उच्चतम से निचतम के रूप में रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसको जाति पदानुक्रम बोलते हैं, ठीक है, जाति पदानुक्रम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जाति पदानुक्रम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है, जाति पदानुक्रम, सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए सेम क्वेश्चन
23 और 22 दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है कि एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है, जाति पदानुक्रम करते हैं। इसमें भी वही कि एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, जाति पदानुक्रम। तो दोस्तों इसको आप एक काम करना है, इसको VVI के रूप में आप मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि दो बार दिया हुआ है, मे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दें, तो इसको जो है थोड़ा देख लेना। और बाकी सब तो देखना ही, लेकिन इसको थोड़ा VVI के रूप में आप लोग देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। चैनल पर जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, चैनल को जो है वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप सभी को किसी तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन करके बताना, ठीक है, मैं उस तरह का वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास के लक्षण है। विकास के लक्षण क्या है? आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य में सुविधाओं का विस्तार करना, या फिर नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी करना। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि विकास के कौन कौन से लक्षण है? ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रक सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्रक सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है? तो दोस्तों जो असंगठित क्षेत्रक होता है वो किससे बाहर होता है? तो सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है, ठीक है, असंगठित क्षेत्रक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, असंगठित क्षेत्रक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बैंकों के लिए आय का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है कि कर्जदार और जमाकर्ताओं पर लगाए गए ब्याज के बीच का अंतर, ठीक है, कर्जदार और जमाकर्ताओं के बीच लगाए गए ब्याज का अंतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सरकार द्वारा अवरोधकों और प्रतिबंधों को हटाने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं उदारीकरण, ठीक है, इसको उदारीकरण। चैनल पर जितने बच्चे जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और किसी प्रकार का यदि कमेंट है तो कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह का वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों अब आइए हम लोग देखते हैं जो हम लोग का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है वो ध्यान देते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने प्रीवियस में जितना सारा ऑब्जेक्टिव है सब करवा दिया। सब्जेक्टिव टाइप में पहले हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को देखेंगे, तो वीडियो को कहीं पे स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉस वाला चीज़ हो जाएगा। और जितना सारा बता रहा हूँ 110% इसी में से पूछा जाएगा, इसके बाहर और क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो दोस्तों जो हम लोग पहले हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि ऑटोमन साम्राज्य अर्थात उस्मानी सल्तनत 1299 में पश्चिमोत्तर अनातोलिया में स्थापित एक तुर्क राज्य था। इस साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिम एशिया और यूरोप के कुछ देश आते थे, जिसके संस्थापक उस्मान प्रथम थे। मोहम्मद द्वितीय द्वारा 1493 में कस्तूनिया जीतने के बाद यह एक साम्राज्य में बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध 1919 में पराजित होने पर इसका विभाजन कर इस पर अधिकार कर लिया गया, यानी कि ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑटोमन साम्राज्य का, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली नामक 2 अली बंधुओं ने की। जब उन्हें पता चला कि ऑटोमन तुर्की की हार के बाद ऑटोमन सम्राट पर एक सख्त संधि थोपी जाएगी, तब उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन कर आंदोलन की शुरुआत की। तो ये हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का क्या खिलाफत आंदोलन कब शुरुआत हुआ था उसका डेफिनेशन। आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करते जाइएगा। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले कोई 2 लाभ लिखे, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले कोई 2 लाभ क्या क्या है? फर्स्ट है विद्युत उत्पादन करना, सेकेंड है बाढ़ों पर नियंत्रण पाना, ठीक है।
आपकी मर्जी, आप चाहे तो और भी लिख सकते हो, यानी कि नहीं तो 2 भी पॉइंट लिखोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि सिंचाई के लिए नहरें निकालना, और फोर्थ पॉइंट है जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोतों के नाम लिखे। तो परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत है, एक है कोयला, एक है पेट्रोल। आप चाहे तो और एक बढ़ा के प्राकृतिक गैस भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन है कि पारिवारिक कानून क्या है। पारिवारिक कानून क्या है? तो पारिवारिक कानून का डेफिनेशन होगा कि विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत की विधायिकाओं, संसद एवं प्रांतीय विधानमंडलों में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की गिनती 10% से भी कम है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखें। राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या हो जाएगा? तो देश के सभी उत्पादनों एवं सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के साथ यदि विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ लिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय होती है। क्या बोल रहा है कि देश के सभी उत्पादनों एवं सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के साथ यदि विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ लिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय होती है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है। विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? तो जब कोई कंपनी या एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में स्थित कंपनी की संपत्ति या स्वामित्व में हिस्सेदारी में निवेश करता है तब उसे विदेशी निवेश कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा विदेशी निवेश का डिफिनेशन। तो इसी के साथ यहाँ पे जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म होता है। अब जो हम लोग देखेंगे वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उससे पहले चैनल को जिन किन्हीं ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो है वो माइलस्टोन कंप्लीट करवाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, अब हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। तो 3 मार्क्स का यानी कि 3 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है, जितना सारा अभी अब से जितना सारा क्वेश्चन बताऊंगा सभी जो है वो 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। क्यों थी? कोई 4 अंक कारण दे। तो इसका पहला रीज़न हो जाएगा कि दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने सभी जाति, वर्ग और संप्रदायों के लोगों को विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष के लिए एकजुट किया, ठीक है। अगला जो पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट, इसका जो पॉइंट थोड़ा कट गया है, आप लोग देख लेना इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, ठीक है। अब बोलोगे कि क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिलेगा? तो आप सभी को जो है वो गाइड वगैरह आता है वो सब से भी मिल जाएगा, और साथ ही यदि बुक कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट की हो तो वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट पॉइंट होगा कि 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि नमक कर को समाप्त करना महत्वपूर्ण मांग थी। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि सफलतापूर्वक नमक यात्रा चलाकर वह नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह तरीके से जवाब दिया। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नमक यात्रा का ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ठीक है। किस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इस महामंदी 1929 ईस्वी से 1934 ईस्वी के काल में भारत के आयात और निर्यात व्यापार में कोई 50% की कमी आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है? सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि इस महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर विशेष रूप से बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पटसन के मूल्यों में कोई 60% गिरावट आ गई, जिससे बंगाल के पटसन उत्पादक बर्बाद हो गए और वे कर्ज के बोझ में तले दब गए। थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा
छोटे छोटे किसान भी इस बर्बादी से न बच सके, उनकी आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी। सरकार ने उनके भूमि कर तथा अन्य करों में कोई कमी न की। अगला पॉइंट हो जाएगा कि 1930 में शुरू होने वाले सिविल अवज्ञा आंदोलन इस आर्थिक मंदी का सीधा परिणाम था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अशांति का क्षेत्र बन चुके थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए, और चैनल पर जो जो नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, वो कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि भारत में संसार का लगभग 20% लौह अयस्क भंडार है। भारत में लौह अयस्क का खनन मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक राज्यों में होता है। इन राज्यों में कुल उत्पादन का 95% से भी अधिक भाग प्राप्त किया जाता है। इनके अतिरिक्त और भी कई राज्यों में लोहा पाया जाता है। देश के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहला छत्तीसगढ़ का। इस राज्य में अधिकांश लोहा हेमेटाइट किस्म का है। यहाँ के दुर्ग, बस्तर और तांदेवाड़ा जिलों में लोहा उत्पादन किया जाता है। बस्तर जिले में बेलाडीला, रावाघाट प्रमुख लोहा है। आगे क्या हो जाएगा, झारखंड के बारे में लिखेंगे कि यहाँ के पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिले में लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र गुआ और नोआ मुंडी है। अब हम लोग जो है उड़ीसा के बारे में लिखेंगे कि यहाँ के सुंदरगढ़, क्योंझर एवं मयूरभंज जिले में लोहा उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग लिखेंगे कर्नाटक के बारे में कि इन राज्यों के चिकमंगलूर जिले के बाबा बुदन पहाड़ी, कुद्रेमुख और कालाहांडी क्षेत्र प्रमुख है। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, सिमागोआ और टुमकुर जिलों में भी लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे गोवा के बारे में कि गोवा के उत्तरी भाग में लोहा मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जितना सभी अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब 3 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे जो कि 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन सब रहता है उसके तरफ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है अथवा में है कि एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। या फिर अथवा में रहेगा कि चाय की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। इसके 4 प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चाय एक पेय फसल है। इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां निम्नांकित है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसकी कृषि हेतु लेटराइट मिट्टी वाले ढालू भूमि उत्तम होती है और इसके लिए कुशल सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है एक तो ऑप्शनल में, और इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। ठीक है, आप लोग कर लेना। इसका आंसर जो हम लोग बाद में देखेंगे। अब अभी आप सभी के लिए और भी बहुत सारा वीडियोस बनाना है, तो चलिए चलते हैं और हम लोग जो अगला क्वेश्चन है उस पर जो है वो ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि वर्तमान समय की अर्थव्यवस्था में उद्योगों और व्यापार का तेजी से विकास हुआ है। इन दोनों का विकास बिना रेल मार्ग के नहीं हो सकता है। कृषि से संबंधित वस्तुओं को उद्योगों तक तथा लोगों तक पहुंचाने में रेल मार्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, रेल परिवहन का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, लोगों द्वारा निर्मित होता है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। इस कथन में लोकतंत्र की बुनियादी विशेषताएं छिपी हुई है। आगे क्या हो जाएगा कि यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना को संभव बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानूनों को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। जिस दिन ऐसी सरकार का विधानमंडल में बहुमत समाप्त हो जाता है उसी दिन उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। यह लोकतंत्र ही है जिसमें सरकार जिम्मेदारी में काम आती है और लोगों के हितों का ध्यान रखती है। लोकतंत्र की यह संभव बनता है कि लोग सूचना के आधार के अंतर्गत सरकार तथा उनके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है कि लोकतंत्र में ही विरोधी राजनीतिक दल स्वतंत्रता से सरकार की नीतियों की आलोचना करके उसे अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बना सकती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा
कि लोकतंत्र ही सरकार की वैधता को संभव बनाता है। जब कोई भी सरकार अल्पमत में आ जाती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। अगली सरकार तब भी अस्तित्व में आती है जब वह अगले चुनावों में अपना बहुमत प्राप्त कर लेती है। बिना लोगों का विश्वास प्राप्त किए कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। यही चुनाव प्रक्रिया सरकार की वैधता पर मोहर लगाती है, जो केवल लोकतंत्र में ही संभव है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, लोकतंत्र सरकार किस तरह उत्तरदायी होती है। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि दबाव समूह राजनीतिक संगठन है, वह किसी विशेष वर्ग के समान हितों को लेकर चलता है, जबकि राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन होता है जो समाज के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा कि दबाव समूह का उद्देश्य सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है, जबकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है। ठीक है, इसके बाद लिखना है आप सभी को, सॉरी इसके बाद जो है वो थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं, आप लोग जो है इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर होता है, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। ठीक है, चैनल पर जो जुड़ रहे होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल की जरूरत क्यों होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राजनीतिक दल एक ऐसे लोगों का समूह को कहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं, देश की समस्याओं पर एक मत होते हैं और देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने, चुनाव लड़ने, संविधान बनाने तथा सरकार के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला हो जाएगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत निम्न कारणों से है। कुछ पॉइंट्स लिखना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि विश्व में बड़े बड़े देश हैं जिनमें इसके बाद क्या लिखना है, जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि इन बड़े बड़े देशों में एक व्यक्ति द्वारा शासन संभव नहीं है, इसलिए कई लोगों के समूह मिलकर शासन करते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को एक समूह के रूप में संगठित करने के लिए राजनीतिक दल की जरूरत होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के मतों द्वारा शासन वर्ग का चुनाव होता है। इसके लिए एक देश या प्रांत को कई चुनाव क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। राजनीतिक दल ही चुनावों में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं और बहुमत मिलने पर सरकार का गठन करते हैं। इसके बाद क्या लिखना है कि एक व्यक्ति द्वारा एक क्षेत्र में चुनाव जीतकर सरकार का गठन करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल की जरूरत होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि राजनीतिक दल में एक विचारधारा के लोग सम्मिलित होते हैं जो चुनाव में बहुमत मिलने पर सरकार का गठन करते हैं और पूरे कार्यकाल तक शासन करते हैं। लेकिन अगर विभिन्न विचारधाराओं के लोग जो विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से जीतकर सरकार का गठन करते हैं, यदि उनमें कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो उनके द्वारा गठित सरकार छन्निक ही होगी। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, ऐसी स्थिति में प्रभावी राजनीतिक दलों की जरूरत होती है जो सत्ता में आने पर ठीक से सरकार संचालित कर सके। उसके बाद क्या लिखना है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को प्रभावी और दृढ़ बनाने में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इसको जो है वो आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा जो है वो VVI क्वेश्चन है। अब हम लोग जो 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य रिजर्व बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, यह जरूरी क्यों है। इसका आंसर हो जाएगा कि रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की आर्थिक गतिविधियों पर निम्नलिखित तरीके से नज़र रखता है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि हर बैंक अपने आसपास जमा पूंजी की एक न्यूनतम राशि रखता है। रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि प्रत्येक बैंक ने वह न्यूनतम राशि अपने पास रखती है या नहीं। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि रिजर्व बैंक इस बात पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाली इकाई और व्यापारियों को ही तो नहीं ऋण दे रहे हैं, बल्कि वे छोटे किसानों, छोटे उद्योग चलाने वाले लोगों और छोटे ऋण प्राप्त करने वालों को भी ऋण दे, ताकि जनसाधारण का कल्याण हो सके। इसके बाद अगला जो पॉइंट लिखना है वो लिखना है कि रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से यह भी निरंतर जानकारी प्राप्त करता रहता है कि वे किन किन को कर्ज दे रहे हैं और यह कि ब्याज दर से
किसी से अन्याय ना हो सके और कोई ठगा ना जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, भारत रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों से किस प्रकार भिन्न है, इसका बिल्कुल राइट आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और चैनल पर जो जो नए आए हो, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जितना बताऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी मेरी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। आंसर हो जाएगा कि उपभोक्ता आंदोलन अनेक प्रकार के ग्राहकों के उत्पादकों, व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा अंधाधुंध ठगे जाने के कारण शुरू हुआ। कब तक लोग इस अन्याय को बर्दाश्त कर सकते थे? कभी उन्हें तेल, घी, शक्कर आदि में होने वाली मिलावट का सामना करना पड़ता था। कई बार कंकड़ वाले दाल, मसाले आदि खाने पड़ते थे। कई बार उन्हें कम तौल भी मिलता था, परंतु हर बार उसने अनुचित सॉरी तो दोस्तों, वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो ये आप लोग ये क्वेश्चन को देख लेना कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। इसका आंसर जो है आप लोग देख लेना। अब हम लोग चलते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, जो 5-5 नंबर या क्वेश्चन सब है, ठीक है। सारा 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन सब देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करें, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के विचार से वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्तुता कहा जाता था। इन गुमास्तुताओं को अनेक प्रकार से काम सौंपे गए। इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि वे बुनकर को कर्ज देते थे ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके ना दे सके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि वे ही बुनकरों से तैयार किए हुए माल को इकट्ठा करते थे। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि वे बने हुए सामान विशेषकर बने हुए कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारणों की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि लोगों ने अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, अगर लोग खुद को सबसे अलग और विशिष्ट मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों के साथ सामंजस्य बिठाना अधिक आसान होता है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति सरकार का रवैया कैसा है। यदि सरकार सत्ता में भागीदारी करने तथा अल्पसंख्यक समुदायों की मांगों को सामंजित करने की इच्छुक है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विभाजन से देश को खतरा कम हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको जो है वो आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये बेल्जियम वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करें, ठीक है। या फिर अथवा में पूछ देगा कि बेल्जियम में अपनाए गए सत्ता विभाजन के मॉडल की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तृतीयक क्षेत्र का अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार अलग है। साधारण व्याख्या करें, ठीक है। बहुत ही बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार अलग है। आंसर हो जाएगा कि तृतीयक क्षेत्र में जो क्रियाएं होती है वे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में सहायता करती है। ये क्रियाएं अपने आप उत्पादक नहीं होता है, परंतु उत्पादक क्रियाओं की सहायक हो सकती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन ट्रकों या रेलों द्वारा अन्य स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। कभी कभी माल को गोदामों में भी रखा जाता है। अन्य व्यापारियों से टेलीफोन पत्रों द्वारा बात करके या बैंकों से रुपया उधार लेकर माल का भुगतान किया जाता है, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, ये सारे काम तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण है। इसका अर्थ है कि तृतीयक क्षेत्र सेवा कार्य करता है, न कि उत्पादन कार्य, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तृतीयक क्षेत्र का अन्य क्षेत्र से किस प्रकार अलग है। चैनल पर जो जुड़ते जा रहे होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस करते जाइए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। सारा 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, सारा 5-5 नंबर का क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर भारत सरकार द्वारा अवरोधक लगाए जाने के निम्नलिखित कारण है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि विदेशी स्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान किया जाए। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि प्रतिस्पर्धा से भारत के नव उदित उद्योग ठप पड़ सकते थे। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि ऐसे में यही उचित समझा गया कि केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाए जिनके बिना काम चलना कठिन है और जो बिल्कुल अनिवार्य है, जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा कि भारत सरकार द्वारा अवरोधकों को हटाने का निम्नलिखित कारण है। इसका जो फर्स्ट कारण हो जाएगा वो जाएगा कि भारतीय सरकार ने सोचा कि वह समय आ गया जब भारतीय उद्योगपति प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में सक्षम हो चुके हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि इस प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय उत्पादक अपने माल में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे ताकि उनका माल विदेशों में बड़ी मात्रा में बिना बिक सके। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा कि एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा चीज़ों की गुणवत्ता बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने 1991 से धीरे धीरे आयात पर लगे हुए बहुत से प्रतिबंधों को हटाना शुरू कर दिया। इससे यह लाभ हुआ कि भारत में अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपना निवेश करना शुरू कर दिया और भारतीय खरीदार को भी विभिन्न प्रकार का सामना आसानी से और सस्ते दामों से मिलने लगा। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने जाने चाहिए? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि वन रोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ों के लगाने से मृदा अपरदन प्रक्रिया को रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिकतम लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। इससे जल प्रवाह का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग चलते हैं और भी वीवीआई क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपना वर्षा जल संग्रहण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों में कुएं, झील, तालाब, बावलिया आदि प्रमुख है। गांव में इन पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किया जा रहा है। आगे क्या हो जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधि अत्यंत सफल है। अगला हो जाएगा कि शहरों में आज जब जल स्तर तेजी से घटता जा रहा है, छत वर्षा जल संग्रहण अत्यावश्यक हो गया है। वर्षा का जल छतों से बहकर नालों, नदियों से होता हुआ समुद्र में चला जाता है। छतों पर पड़ने वाले वर्षा जल को अगर अपनी भूमि में संग्रहित कर लिया जाए तो जल स्तर के गिरने की समस्या से निजात पाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या लिखना है? आगे आप सभी को लिखना है, चैनल पर जो बच्चे जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप सभी को कोई डाउट है तो कमेंट डाउन करके बताना। ठीक है, कमेंट करके बताओ यदि कोई डाउट है तो, क्योंकि जो जिस तरह का आप लोग वीडियो बोलोगे जो है वो तुरंत आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो है वो कमेंट डाउन करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। वर्षा के जल को छतों से निम्न प्रकार से संग्रहित किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि वर्षा जल को एकत्र करने के लिए पीवीसी पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है। वर्षा जल को एकत्र करने के लिए कौन से पाइप का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों पीवीसी पाइप। ठीक है, पीवीसी पाइप का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, पीवीसी पाइप का। ठीक है, पीवीसी पाइप का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना कि वर्षा जल को एकत्र करने के लिए कौन से पाइप का इस्तेमाल किया जाता है? तो पीवीसी। हो सकता है कि आप सभी के एमसीक्यू में पूछ दे कि वर्षा जल को एकत्र करने के लिए कौन से पाइप का यूज़ किया जाता है? तो पीवीसी। सेकेंड पॉइंट है कि एकत्रित जल को भूमिगत पाइपों के द्वारा टैंकों, हौजों या गड्ढों तक ले जाया जाता है। अतिरिक्त जल जमा होने पर उसे कुओं से संग्रहित किया जाता है। ठीक है, अगला जो आप सभी को क्या लिखना है इसमें पॉइंट बना करके, ठीक है, ये भी एक पॉइंट बना देना कि शिलांग एवं तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण विधि सफलतापूर्वक काम कर रही है।
तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। वर्षा जल संग्रहण का बिल्कुल करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी का एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी जो है ये सब क्वेश्चन को करके जाना है, ठीक है। और दोस्तों ये जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है कि मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पतन के नाम का मिलान करें। आप सभी का दिया हुआ है, जो फर्स्ट दिया हुआ है वो हजारीबाग है, फिर अजमेर है, फिर लोह अयस्क क्षेत्र है, फिर चेन्नई है और बेंगलुरु है। तो दोस्तों यदि आप सभी को मैप वर्क्स चाहिए जितना सारा, मैं आप सभी को 5 मैप वर्क बताऊंगा, ओनली 5 मैप वर्क, ठीक है। उसमें से एक मैप वर्क श्योर है कि फिक्स आएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो दोस्तों वो जो है वो आप सभी का 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का पूछा जाएगा, ये फिक्स है कि 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, ये फिक्स है। तो यदि आप सभी को चाहिए तो आप सभी कमेंट डाउन करके बताना। बाकी बस आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और यदि वीडियो में आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत हो, कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या फिर नहीं आप लोग बना पा रहे हो, तो कमेंट डाउन करना, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट डाउन करके बनाना, तुरंत जो है वो वीडियो आ जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।